बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IS-23 कैप्लान किट के क्वेश्चन अभी हम करने लगे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कैप्लान का क्वेश्चन नंबर 7। कैप्लान की जो किट मैंने आपको भेजी है उसका जो है वो ये क्वेश्चन 7 है। अगर आपके पास दूसरी कोई वेरिएंट की कैप्लान किट होगी तो शायद ये क्वेश्चन 9 या क्वेश्चन 6 भी हो सकता है। ठीक है। तो अब अच्छा। ड्यूरिंग द ईयर एंड एन एंटिटी हैड इन प्लेस 1 मिलियन 6% का लोन, 2 मिलियन का 9% वाला लोन। अब दो लोन हैं और ये हम्म। लोन क्यों लिए हैं? कंस्ट्रक्शन करने के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हैं तो हमें ये पता है कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लोगे तो IS-23 कैपिटलाइजेशन आ जाता है। अब कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 6 लाख है। इट वॉज फंडेड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन फाइनेंस। फैक्ट्री 8 महीने, 8 महीने में बनेगी। हमें पता है कि कैपिटलाइज जो होता है, कि आपको याद होना चाहिए, कैपिटलाइज जो होता है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट। सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड कैपिटलाइज होता है। तो जो भी आंसर निकल के आएगा वो 8/12 होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन 8 महीने चली है। अब 6 लाख का लोन है, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो पैसे इस्तेमाल, कंस्ट्रक्शन में जो पैसे यूज हुए हैं वो 6 लाख हैं। तो ठीक है, 6 लाख आ गया। अब रेट कैसे लें? हमें पता है या तो रेट, एक लोन होता है तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, और एक से ज्यादा हो तो फिर हम जनरल रेट ऑफ बोरोविंग करते हैं। जनरल रेट ऑफ बोरोविंग करना मैंने सिखाया है जब हमने IS-23 पढ़ा था। कैसे सिखाया था? मैंने कहा था आपने लेना है लोन, टोटल लोन ऊपर और टोटल इंटरेस्ट नीचे, याद आया? जी। 1 मिलियन और टोटल इंटरेस्ट ऊपर होगा या लोन ऊपर होगा? पहले इंटरेस्ट ऊपर होएगा ओके। और लोन का अमाउंट नीचे होएगा, टोटल टोटल ना। तो लोन ठीक तो है सर। आसान है। लोन कैसा आसान है? 1 मिलियन जी बिल्कुल। और 2 मिलियन, टोटल लोन है 3 मिलियन का। इसका इंटरेस्ट बिल्कुल निकाल सर। लेते हैं। 1 मिलियन पे कितना परसेंट बोला है? 6%। तो कितना हुआ? जी छह सर सात से 0.06। कितना कितना कितना? इस और अच्छा, टू उसकी वैल्यू निकालनी है। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके। सॉरी। और 2 मिलियन वाले पे 9% है, तो 2 9 से कितना हो जाता है? 180। यानी सर 60,000 एवरेज और करते हैं ना, एवरेज जी करते हैं जी। ना। यानी जनरल रेट ऑफ हाँ, बोरोविंग का मतलब होता है एवरेज रेट निकालना, राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल सही है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। सो क्या दोनों आंसर? के निकाल के एवरेज निकाल। तो आंसर ठीक है, 180 + 60, 240। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 मिलियन से और और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे 100 से। जी 8% आ रहा है सर। यानी जनरल रेट ऑफ बोरोविंग इज 8%, जो कि इधर चली ओके। गई और आपके पास आ गया कि कंस्ट्रक्शन पीरियड से कितना बोरोविंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट परटेन करता है, विच इज गोना बी कैपिटलाइज, राइट? ये आता है हाँ 32,000। और 3 0 सही है। इन्होंने खुद डाल दिए हैं तो आप यहाँ 32 लिखेंगे। गॉट माई पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल, गॉट योर पॉइंट सर। बिल्कुल ये ठीक है। ये हो गया हमारा कैप्लन का पहला MCQ, क्वेश्चन नंबर 7। एनी प्रॉब्लम्स? अब कैप्लान में MCQ सेक्शन में IS-23 से रिलेट करता हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 कि बोरोविंग कॉस्ट रिक्वायरमेंट हमेशा पहले पढ़ते हैं। बोरोविंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस। ओके फाइन। कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात होती है तो IS-23 दिमाग में आएगा। गिवरेज टुक 7.5 मिलियन का 10% लोन 1 जनवरी को। क्यों लिया? बिल्ड, कंस्ट्रक्शन आ गई, लोन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गई, खलास। इट्स IS-23, राइट और रॉन्ग? राइट। अब क्या हुआ है? कंस्ट्रक्शन जो है वो फरवरी में शुरू हुई है और नवंबर में कंप्लीट हो गई है। एज नॉट ऑल द फंड्स वर नीडेड इमीडिएटली, इस बंदे ने कुछ शॉर्ट टर्म जो है वो जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी है जनवरी से लेके मई तक के लिए। 2%, 2 मिलियन का अमाउंट और 4.5% में, मैंने कहा था ना मारवाड़ी वाला काम कर रहा है, याद आया? यही मेरे अल्फाज थे जब मैंने बिल्कुल आईएस सर। 23 पढ़ाया था। मैंने ये भी बताया था बिल्कुल। कि भाई कैपिटलाइज जो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन पीरियड का होगा, और उसमें अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो रही है तो आप उसको नेट ऑफ करेंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे खुद से भी हो जाना चाहिए
लेकिन अभी हम मिलके कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन पीरियड देखना है। कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने मंथ है? कंस्ट्रक्शन पीरियड देखना जरा। कंस्ट्रक्शन में 1 फरवरी, और तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से 10 मंथ्स। 10 मंथ्स, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब ध्यान से, इसमें एक ही लोन है, तो हमें जनरल रेट ऑफ बोरोविंग करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी का इफेक्टिव रेट लेंगे, इफेक्टिव रेट अलग से नहीं दिया, तो जो रेट दिया वही ले लेंगे, खलास। ये हो गया। मल्टीप्लाई 10/12 आ गया, क्या आंसर आया? तो ये आ जाएगा 6,25,000, 625,000। ठीक हो गया, लेकिन इट्स नॉट द फाइनल आंसर। हाँ, क्यों? जी। हम्म। क्योंकि ये क्यों? उसमें कुछ funds उसने इन्वेस्ट कर दिए थे, तो वो जो उसको नेट इनकम हुई होगी वो हमें उस कैपिटलाइज्ड फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस करनी होगी। लेकिन हमें ये पता है कि इट मस्ट बी फॉर द कंस्ट्रक्शन पीरियड ओनली। तो इससे 2 मिलियन जो है वो 4.5% पे लगाया है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पीरियड राइट। भी दिया हुआ है, और ये इन्वेस्टमेंट का पीरियड भी दिया हुआ है। ध्यान से देखो, जनवरी से मई है, कंस्ट्रक्शन फरवरी से नवंबर है, तो हमें मैच करना होगा। क्या जनवरी, यानी इससे देखो, जनवरी से लेके मई तक, ये 1 मई है, तो जनवरी से 1 मई तक की इसने इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन क्या जनवरी जो है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि नहीं नहीं, वो तो 1 फरवरी में स्टार्ट हुई है। ओ यस। तो ये कितने मंथ से वैसे ये बनते कितने हैं? जनवरी से लेके 1 मई तक, 1 मई तक कितने बनते हैं? 4 महीने सर। 4 महीने वल्लाही बनते हैं। लेकिन हम इसमें से जनवरी का महीना एक्सक्लूड करेंगे, क्यों? क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के पीरियड में फॉल नहीं नहीं कर करता। रहा। मैंने ये कल बताया था कि जितना जी इंटरेस्ट बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन से, अगर ये ऊपर वाली की बात करो एक्सपेंस की, तो जितना कंस्ट्रक्शन पीरियड से परटेन करता है वो कैपिटलाइज, जो परटेन नहीं करता वो एक्सपेंस आउट। इन्वेस्टमेंट इनकम जो कैपिटलाइज पीरियड से परटेन करती है वो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज से माइनस, और जो इससे परटेन नहीं करती वो डायरेक्ट एसओसीआई में इनकम चली जाती है। और हमने कल हम्म। इसका विल्सन वाला क्वेश्चन करके डिटेल में इसको हम्म। देखा था, जब हमने IAS 23 पढ़ा था, राइट? राइट सर। अमाउंट बताइए। सर, जो इंटरेस्ट की बनती है फाइनेंस कॉस्ट की, वो सॉरी, जो इनकम की, वो 22,500 बनती है, 22,500। और हाँ, जो 6,02,500, 6,02,500, सिक्स जो जीरो टू कैपिटल। फाइव डबल जीरो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। एनी डाउट्स प्लीज आस्क, देख लीजिए एक नज़र। हो रहा है बिल्कुल। अब हमारे पास IAS 23 से कंप्लीट OTQ है। OTQ हमें पता है, एक सिनेरियो और उससे 5 सवाल, इतना छोटा सा सिनेरियो है और उससे 5 सवाल रिलेट करते हैं। तो ऐसा उसी वक्त होता है जब ज्यादा एग्जामिनर का फोकस जो है वो थ्योरी टेस्ट करने पे चला जाए। जब एग्जामिनर हम्म। थ्योरी टेस्ट करने पे आता है, तो वो इस तरह का छोटा सा सिनेरियो बनाता है, और उस छोटे से सिनेरियो के अंदर जो है वो बहुत सारा जो है वो थ्योरी को टेस्ट कर रहा होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई, हाउ शुड द लोन बी ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? लोन को कैसे ट्रीट करना चाहिए? अब देखिए, अभी हमारा कोर्स इनिशियल है, अभी हमने सिर्फ IAS 16 पढ़ा है, IAS 40 पढ़ा है, और हम IAS 23 पे अभी हैं। आगे जाके हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन उस लेवल का है, लेकिन IAS 23 के साथ आ गया है, तो हम इसको अभी देख भी लेते हैं। लेकिन ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन जो है ये परटेन करता है आगे, आगे की चीज़ों से, जो इंशाल्लाह आप आगे जाके करेंगे। तो अभी इसका सिर्फ आंसर मैं आपको बताता हूँ। जो अभी फिलहाल वक्ती तौर पे आपको क्या कर लेना है, याद रख लेना है, क्योंकि जैसे ही हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह वाली चीज़ें, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, तब इंशाल्लाह जो है वो आपको ये समझ आएगा कि जो मैंने अभी बताया था ये ऐसा क्यों है। ठीक है? तो देखिए भाई, पूछता है कि लोन, अब ऊपर वाला देखो, ऊपर है क्या, लोन है क्या, लोन लिया क्यों था? कंस्ट्रक्शन के लिए, नया स्टोर बनाने के लिए।
बिल्डिंग। और बिल्डिंग हाँ। बनाने के लिए लोन लिया था। एक बात याद रखना, जो नॉर्मल लोन होते हैं ना, नॉर्मल जितने भी लोन होते हैं वो एमोटाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अभी एमोटाइज कॉस्ट क्या होती है, ये आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला जब आईएफआरएस पढ़ेंगे तो आपको ये निकालने हम सिखाएंगे। अभी के लिए सिर्फ क्या याद रखना है कि जो लोन्स होते हैं नॉर्मली वो एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी को नॉर्मली एमोटाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, कहानी खत्म। ये जैसा आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है। आगे नीचे है ट्रू फॉल्स। दो स्टेटमेंट ट्रू हैं, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। दो ट्रू हम्म। हैं, बाकी सारे गलत हैं, ओके। अब जरा ढूंढिए। सर मुझे पहला। ए ए सही लग रहा है, पहला तो। हाँ हाँ, और अच्छा, दूसरा कहते हैं जी, बोरिंग कॉस्ट शुड सीज टू बी कैपिटलाइज्ड वंस द रिलेटेड एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। सब्सटेंशियली जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमें करते रहना चाहिए, तो बी मेरे ख्याल में नहीं है। अब मैं बताता हूँ, सी रुकिए क्या? रुकिए 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 जी रुकिए, मैं बताता हूँ। जी जी। पहला वाला, बोरोइंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज, बिल्कुल सही बात है। अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करे, हमने जब पढ़ा था, हमने क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, कंस्ट्रक्शन की बात की हम्म थी। तो ए तो हम्म बिल्कुल सही है, ठीक है। बी की हम्म बात करें तो क्या होगा कि बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सीज टू कैपिटलाइज व्हेन द एसेट इज कंप्लीट। देखो एक बात बताओ, हम कैपिटलाइज करते हैं, क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं कब के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए, हम्म। कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए ना। ये हमारा जी पूरा ईयर एंड होता है, अगर बीच में हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है तो हम सिर्फ उसको कैपिटलाइज करते हैं, याद आ रहे। जी बिल्कुल सर। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाती है तो फिर हम उसको कैपिटलाइज कभी नहीं करते। यानी एसेट जब बन गया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद सीज हो जाता है कैपिटलाइज करना। यानी हम एसेट को, हम कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट को एसिडिक कॉस्ट का पार्ट बनाना छोड़ देते हैं जैसे ही एसेट रेडी हो जाता है। तो यही तो बात है। हम एक सेंटेंस पढ़ते थे कि कैपिटलाइज ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन पीरियड, राइट। राइट। कैपिटलाइज ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो बस खलास, इसका मतलब ये है कि जब कंस्ट्रक्शन खत्म तो कैपिटलाइजेशन खत्म। बी भी सही हो गया, राइट और रॉन्ग। अच्छा, मुझे लगा कि उसने सब्सटेंशियली का वर्ड यूज किया, जिसका मतलब नहीं ये है नहीं, कि पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, काफी हद तक मुकम्मल हो गया है। काफी हद इसलिए तक मैंने। मुकम्मल को अकाउंटिंग में मुकम्मल समझा जाता है। अच्छा ठीक है, सही है सही है। सर थोड़ा अगर मुझे ई को एक्सप्लेन कर दे, मुझे अभी ई मैं का जरा सी, समझ। पहले मैं सी एक्सप्लेन ना करूं। जी जी, सही है बिल्कुल बिल्कुल। कहता है कि बोरोविंग कॉस्ट जो है वो सिर्फ नॉन करंट एसेट की होती है। भाई गलत बात है। कल मैंने जब IS 23 पढ़ाया था, मैंने इन्वेंट्री का भी बताया था कि बिल्कुल इन्वेंट्री सही। के लेने के लिए भी अगर आपने लोन लिया है और वो इन्वेंट्री बनने में टाइम लगता है तो वो कैपिटलाइज हो सकता है, तो वो करंट हाँ, एसेट है। वो डी करंट एसेट बोरोइंग है कॉस्ट बिल्कुल। में भी कैपिटलाइज। मे बी का वर्ड थोड़ी होता है, जो हमारी मर्जी थोड़ी है। मर्जी होती है हाँ दर्जी के पास, IS में मर्जी नहीं होती। IS कहते हाँ। हैं ऐसा है तो हम कहते हैं ओके ऐसा है। IS मस्ट ने बी। कहा है मस्ट बी, तो हो एक छोटा सा लफ्ज बदल हाँ देता है आंसर। और डी कहता जी। है, ई कहता है बोरोइंग कॉस्ट शुड कमेंस टू बी कैपिटलाइज्ड व्हेन एक्सपेंस इज बीइंग इंकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। क्या मैंने ये डेफिनेशन बताई है कि अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड में खर्चा होगा तो वो कैपिटलाइज होगा? ऐसा पढ़ा है कि कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा, ये पढ़ा है। हमने अ, जर्नल एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करने की बात नहीं पढ़ी है। हमने पढ़ी है हाँ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज। हमने ये नहीं बिल्कुल कहा ऐसा। जर्नल ओवरहेड नॉर्मल खर्चे ये वो, कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना भी खर्चा हो वो कैपिटलाइज कर दो, ऐसा हमने कब पढ़ा? हमने तो ये पढ़ा कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज कर दो, राइट और रॉन्ग। बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। तो ओके। अभी तक हमें ऊपर जो सिनेरियो है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। विदाउट हाँ सही। सिनेरियो हमारा सवाल माशाल्लाह चल रहा है और नो प्रॉब्लम्स, राइट। राइट। अब सिनेरियो दिया है तो कुछ तो करेगा ना वो। जी बिल्कुल। अब आप ये देख रहे हैं, जब हम IS 16 पढ़ा तो उसके दो OTQs मैंने करवाए।
40 किया तो 40 में भी दो एक OTQ था, यानी हर आईएएस से कभी ना किसी दौर में OTQ आ चुका है। तो ये जो कहते हैं ना, आखिरी में जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़ते, वो आखिरी में कहते हैं सर कोई इंपॉर्टेंट आईएएस बता दो। तो फिर मैं उनको कुछ बता तो देता हूँ, लेकिन मैं उनको ये भी कहता हूँ बेटा शुरू से पढ़ते तो आज ये हाल ना होता। क्योंकि इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, ये ACCA है, कुछ भी दे देगा। आप किट देख लो ना, IS 16 से भी OTQ आया हुआ है, IS 40 से भी आया हुआ है, 23 से भी आया हुआ है, 20 से भी आया हुआ है। भाई सब IS से तो उसने दे दिया है। तो अब आपकी हम्म अटेम्प्ट में वो ना दे, उसने आपसे कोई आपकी रिश्तेदारी थोड़ी है कि वो बोलेगा नहीं यार तू ये नहीं पढ़ गया है तो मैं ये नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होएगा ना। हम्म कुछ भी कहीं हम्म से भी आएगा, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। आपको पूरा कोर्स करके जाना है, पास होना है, तो सिंपल एंड इजी। ओके सर, बिल्कुल आगे सर, बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब 248 मुझे समझाइए। आप बताइए मांगा क्या है इसने। सर जी वो पूछ रहे हैं हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। तो वो ये कैपिटलाइज करने की बात नहीं कर रहा है, वो मांग रहा है जो कि कैपिटलाइज नहीं होना, जो कि प्रॉफिट माशाल्लाह, लॉस हो रहा है। मरहबा या शेख। और मैं 249 भी पढ़वा लूं तो उसमें क्या मांगा है। वो पूछा जी हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज दैट 31 2008। तो वो जो बेसिकली उसका जो रिमेनिंग होगा या समझो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। अब हमें हमने जिस तरीके से, जिस मेथडोलॉजी से, जिस ट्रिक से पढ़ा है, उस ट्रिक में जी दोनों आंसर एक साथ ही आ जाते हैं। तो हम दोनों को एक सही है। साथ ही सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। इंशाल्लाह। आप हम्म, देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल था, हमें हमेशा कहता था पहले टाइमलाइन बनाया करो। ईयर एंड बिल्कुल। 31 मार्च 2008 शुरू होगा 1 अप्रैल 2007 से। और इसके बाद में कहता था सवाल में ढूंढो कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। लोन लेना ये मसला नहीं हम्म है, लोन लिया है अप्रैल 7 में, नो प्रॉब्लम। प्रीमियम पे रिडीम होएगा। अब देखो पहली मर्तबा आया ना, इफेक्टिव रेट, दो दो रेट, सवाल में दो दो रेट है भाई। कौन सा रेट लेंगे आप। हाँ, तो उसने बेसिकली खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया इफेक्टिव रेट, तो हम डायरेक्ट 7.5% ले लेंगे। बेहतरीन हो गया। कंस्ट्रक्शन पीरियड ढूंढो ना भाई। सर जी मई 1 से स्टार्ट कर रहा है वो, कंस्ट्रक्शन होगी 1 मई से। और कहाँ तक होएगी ये भी तो देखो। ये हो रहा है जी अप्रैल टू नहीं सॉरी, was complete ready for 28 फरवरी 2008, फरवरी में। तो ये हो दैट गया इज द मई। कंस्ट्रक्शन पीरियड। 10 मंथ्स हो गए सर। 10 मंथ्स कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। अब ठीक क्या है। सेटअप है, लोन कितना था भाई। सर लोन था जी 10 मिलियन। 10 मिलियन, 3 जीरो हाइड है। ठीक है, तो हम पूरा लिख दें ठीक या है, 3 जीरो हाइड कर दें, कोई मसला नहीं। हाइड कर मैं दें, ठीक है पूरा सर। लिख देते हैं, ज्यादा मसला नहीं। टेन ओके। मिलियन इफेक्टिव हम्म रेट पे काम करना होता है। मंथ्स है 10। कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नजर नहीं आ रही है, कोई मारवाड़ी वाला काम नहीं किया है। ये आ गई हाँ वो। अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड, राइट। बताइए। अच्छा जी, 10 मिलियन इंटू 0.15 इंटू 10 डिवाइड बाय 12। सर ये 6,25,000। हाँ जी ठीक है। अब रुकिएगा। हम्म। अब जो पीरियड है जो कैपिटलाइज नहीं हुआ, लोन लिया है कब, इस दिन ना। जी इसने लोन लिया बिल्कुल। और लोन रीपे नहीं हुआ ना। तो ये कितने मंथ्स हैं शुरू के, और आखिरी के ये कितने मंथ्स हैं। सर शुरू का तो उसी 1 मंथ है, पहला तो 1 अप्रैल से 1 मई। और आखिरी का। और आखिर मार्च 1 मंथ एंड का है। सही है, तो इसको देखो यूं भी कर सकते, दो तीन तरीके से कर सकते हैं, आप जरा समझना। जी लोन जो है, लोन आउटस्टैंडिंग रहा है थ्रू आउट द ईयर, एम आई राइट। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अगर थ्रू आउट की बात करेंगे तो 7.5% का मतलब होता पूरे है साल का। सर, साढ़े हम्म सात लाख इसमें से अ, कैपिटलाइज आपने कितना कर दिया है, 625। जी 25 सर, 6 तो 25
तो बाकी इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट यानी एक्सपेंस आउट कितना आना चाहिए? डिफरेंस सर उनका 1.25। एक साथ दो दो सवाल खलास, एनी प्रॉब्लम सर? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि लोन तो सर पूरे साल का है ना, तो जो जिसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड का निकल गया वो कैपिटलाइज हो गया, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो ऑब्वियसली हमें एक्सपेंस आउट करना होगा। माशाल्लाह तबारक रहमान, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल आखिरी ठीक सवाल है। IAS 23 का प्रैक्टिस सेशन हमारा कंप्लीट होता है। ये आखिरी है। जी सर। सवाल है। ये हमसे पूछ रहा है कि अगर मारवाड़ी वाला काम करो तो क्या करेंगे? जरा पढ़िए, मुझे समझाइए जरा। Okay जी, how should the $40,000 be accounted for in the financial statements of Apex? अच्छा, वो क्या कह रहा है? Apex ने डिसाइड किया जी कि not all of the funds raised were needed immediately, ठीक है, and temporarily invested some of the funds in April 2007, यानी जब लिया था, earning 40,000 interest, 40,000 का इंटरेस्ट उसने वहां से अर्न कर लिया। अ, अब देखो, जो भी। कैलकुलेशन नहीं मांग रहा। वो ये कह रहा है नहीं कि भाई मान। ये देखो, अगर ये करें, अगर उसने ये फैसला किया कि वो शॉर्ट टर्म यानी मारवाड़ी बन जाए, यानी एपेक्स हम्म मारवाड़ी, ठीक हम्म है, और 40,000 का इंटरेस्ट अर्न करे, तो इस इंटरेस्ट खर्चा इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, तो मुझे बताएंगे? ये कौन से महीने का है? सब पहले महीने का ही है। नहीं नहीं, हाँ सही है। मेरा सवाल ये होता था कि ये इन्वेस्टमेंट इनकम है कि नहीं है? Were needed and temporarily invested some of the funds in earning 40,000। ये इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, अभी। इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, रुको रुको रुको, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना। जी सर, अर्निंग अब 40 थी, ठीक है। अब इसके दो ट्रीटमेंट होते थे। या तो ये हम्म अमाउंट टू बी कैपिटलाइज में माइनस होता है, या ये ऐसे ही। इन्वेस्टमेंट इनकम बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में। कब क्या होता है? अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने किसमें की हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने करी हो कंस्ट्रक्शन पीरियड के अंदर, तो ये जो है वो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज से नेट ऑफ होता है, नेट ऑफ मतलब माइनस होता है। और अगर आपने ठीक। ये कैपिटलाइज कंस्ट्रक्शन पीरियड से हटा के की हो, तो फिर ये इनकम स्टेटमेंट में एज अ इनकम चला जाता है। एम आई राइट? बिल्कुल सही, तो चूंकि कंस्ट्रक्शन तो 1 मई को स्टार्ट हुई है, इसने तो अप्रैल में ही कर दिया है, तो उस वक्त अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो इसको फिर हमें इसका मतलब कि इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना चाहिए। सही। तो सी आंसर नहीं हो सकता, OCI में नहीं जाता ये कभी भी। ठीक है। SFP में कभी भी इनकम SFP में नहीं जाती कभी भी। नहीं ठीक है। जाती। इसका आंसर, अगर 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 ये कैपिटलाइज पीरियड होता जैसा कि नहीं है, तो ये ए हम्म आंसर होता। तो फिर इसका आंसर बी बनेगा। और इसके साथ आपको बहुत मुबारक, आपका तीसरा IAS 16 हमने किया, हब जी से सर। किया, उधर से क्वेश्चंस किए, फिर हमने उसका दो OTQs किए हैं 16 के, जिसको आपने फ्लाइट लाइन का नाम दिया और अबीना का नाम दिया। IAS 40 बिल्कुल पढ़ा, ठीक। स्टडी हब से किया, इसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस किए, किट से हमने उसका एक्सपेक्ट वाला OTQ किया। तो हम्म IAS 23 पढ़ा, कि कुछ हमारे हैंडआउट से पढ़ा, फिर हमने जो है वो इसको जो है वो हब से देखा। स्टडी हब के हम्म बाद हमने जो है वो आज उसी कैपलाइन को खत्म किया है। अब हम्म आपका टास्क क्या है? अब आपने जी सर। मेरा इंतजार नहीं करना है। शुरू में मैंने रोक के रखा था कि नहीं भाई अभी तक अभी आपका कोर्स नहीं हुआ। अब आप कैपलाइन अच्छा। की खोलेंगे, 16 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नजर आएंगे आपने कर लेने हैं। 40 से अच्छा। रिलेटेड जितना भी नजर आता है कर लेना है। 23 से हम्म रिलेटेड जितना भी नजर आएगा अब आप कर लेंगे। यानी अब आपने ये तीन करने के बाद आपने इस तीनों से रिलेटेड कोई भी कैपलाइन में कोई भी क्वेश्चन नजर आता है, यू मस्ट डू इट बाय योर ओन नाउ। काफी क्वेश्चंस मैंने ओके। करवा दिए हैं, अगर कोई दो चार क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो आप उसको हम्म करेंगे। ठीक है, और ठीक है। स्टडी हब को अच्छी तरह से रीड करके इसको रेडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम्म हम IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हम्म और ये हमारा आज का खत्म होता है IAS 23 का रिवीजन सेशन। ठीक है सर। ठीक है।